चलो भाई आ जाओ, संडे का दिन है। पढ़ाई तो किसी ने की नहीं होगी। सब लोग आज घर के सारे काम कर रहे होंगे, कोई झाड़ू लगा रहा होगा, कोई पोछा लगा रहा होगा, कोई अपने घर मार खा रहा होगा। क्योंकि आज भाई सबके मम्मी पापा घर पे ही होते हैं। क्या पता कौन सा लड़का अपने पापा के हाथ चढ़ गया हो और उससे मैथ के सवाल लगवाए गए हों और उसे खूब पीटा गया हो। क्योंकि भाई पापा लोग तो संडे को ही टाइम निकालते हैं मारने का, बाकी दिन तो वो बेटा बेचारे कमाने में लगे रहते हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख ले। लेकिन बेटा नोटबुक आईएएस की वीडियोस देखता ही नहीं है, तो बेटा पढ़ेगा कैसे। चलो बेटा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको आपके कमरे से उठा के स्टार बना दूंगा, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, गवर्नमेंट जॉब दिला दूंगा। आ जाओ, जॉब चाहिए हमारे पास आओ। शुरू करते हैं। कल हमने सवाल नंबर 96 यानी कि क्वेश्चन नंबर 96 तक सॉल्व किया था। आज हम शुरू करेंगे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 97 तक, 97 से। और आज मैं ये शीट आपकी परसेंटेज का टॉपिक खत्म करा दूंगा। कल से यानी अगली वीडियो से हम लोग नए टॉपिक, नए लेक्चर को शुरू करेंगे। आप बताना कि आपको क्या एक डाउट क्लास चाहिए या फिर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन की डिमांड है, कोई इस पर छांटे हुए क्वेश्चन आपको सवाल आपको पढ़ने हैं तो आप मुझे बताना। सवाल नंबर 97 देखो क्या है। स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको इसको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है भाई, आओ और देखो। When the price of an item was reduced by 35%, then its sale was increased by X%. If there is an increase of 17% in the receipt of, कुछ लोग इसको रेसिप्ट पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको रिसीट पढ़ते हैं, ये आपको इंग्लिश की क्लास में पता चलेगा। डिपेंड्स अपॉन योर प्रोनाउंसिएशन, व्हाट डू यू से इट इन रेसिप्ट और रिसीट, डिपेंड्स अपॉन यू। तो क्वेश्चन पे कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 17% इन द रिसीट ऑफ द रेवेन्यू देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई तो उसको उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई क्योंकि उसके कीमत में 35% की कमी की गई थी। यदि राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होता है। आप यार ये बताओ, जब आप कोई सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो तो वहां देखते हो राजस्व विभाग जाते हो। आप कहां जाते हो? राजस्व विभाग। राजस्व मतलब क्या होता है? आप कोई चीज कितनी पा रहे हो, मतलब कितनी कमा रहे हो, कितनी अर्न कर रहे हो, वही होती है आपकी राजस्व की परिभाषा। अब देखो, मैं एक दुकानदार हूं। मैंने क्या किया कि भाई अपने एक प्रोडक्ट पे 35% का डिस्काउंट लगा दिया। यानी कि मैंने अपने प्रोडक्ट पे 35% का डिस्काउंट लगा दिया। रंग को बदलने का समय आ गया है। चलो भाई गिरगिट बन जाओ, रंग बदलो। 35% का डिस्काउंट लगा दिया। 35% की मेरे भाई वैल्यू क्या होती है? 5% की वैल्यू आपने पढ़ी होगी कि 1/20 होती है। आप कहोगे तुरंत सर कि ये तो 7 गुना है तो ये 7/20 हो जाएगी। मैं कहूँगा ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात कि ये 7/20 है। अब 7/20 जब 20 रुपए की कोई चीज पर मैंने 7 रुपए डिस्काउंट दे दिया मेरे भाई, तो वो चीज क्या बन गई? 20 रुपए की मेरे पास कोई चीज है तो अब उसका नया प्राइस क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। अब उस पे x% की सेल बढ़ गई। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? यहां ध्यान से देखो, रेवेन्यू बराबर होता है उस चीज की प्राइस, हट जाए यहां से। रेवेन्यू बराबर होता है किसी भी चीज की प्राइस यानी कि मूल्य बराबर उसकी बिक्री कितनी हो रही है यानी कि सेल कितनी हो रही है उसकी। प्राइस का मैंने डिफरेंस दिखाया यहां पे कि पहले 20 था अब 13 हो चुका है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन यहां पर यह दिखा रहा है कि सेल जो बढ़ी है वो नंबर में नहीं x% बढ़ी है। चलो यहां पे आप मान लो p, यहां मान लो x, क्योंकि सेल का मुझे एग्जैक्ट फिगर तो दिया नहीं है। यहां क्या आ जाएगा? रेवेन्यू r। यहां पे मुझे क्या निकालना है? x निकालना है, यानी कि सेल निकालना है। सेल निकालना है मेरे भाई, कितनी बिक्री हुई है। मान लो मैं एक दुकानदार हूं, ऐसी पेन 10 बेचता हूं 10 रुपए की। अब मैं 10 पेन जो है कि मेरे पास 20 पेन का स्टॉक आ गया, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास महीने में 10 ही बिकती है। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूंगा कि इस पर 35% की छूट दे दूंगा।
35% की छूट दे दूंगा, यानी कि अगर मैं एक पेन पे 1 रुपया कमा रहा था तो अब मैं उस पे 0.35 मतलब कि 35 पैसा कम कमाऊंगा। ठीक, और जो मेरा प्रॉफिट है 20 पेन तो मुझे बेचना ही है वरना ये खराब हो जाएगी। प्रॉफिट उतना ही रखूंगा, मतलब मान लो कि मैं एक आदमी से 100 रुपए लूं या 100 आदमी से 1 रुपया लूं, बात तो बराबर ही हुई, मेरे से 100 रुपए ही आ रहा है मेरे पास। उसी तरह मैं 10 पेन पे 10% का मार्जिन लेके बेचूं, यानी कि या फिर 20% पे 5% का मार्जिन लेके बेचूं, बात तो मेरी उतनी होगी। मान लो कि मैं ये पेन 10 रुपए की बेचता हूं, 10 पेन बेचने पे मुझे 10 रुपए फायदा होता है। अब मैं एक पेन पे 1 रुपया कमा रहा हूं, अगर मेरे पास ये 20 पेन आ गई तो मैं एक पेन पे 50 पैसे कमाऊंगा। समझने की कोशिश करना, 50 पैसे कमाऊंगा तो 20 पेन पे फिर से मेरे 10 रुपए आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं वो 20 पेन नहीं बेचा, डिस्काउंट नहीं दिया, तो वो मेरे पेन खराब हो जाएगी भाई, तो मेरा प्रॉफिट तो वही रहा। तो अब मैं सेल कितनी हुई है यह निकालने के लिए जो मेरी रेवेन्यू यानी कि जो मेरी कमाई है, जो मेरा प्रॉफिट है, जो मेरी कमाई हुई है एक्स्ट्रा, उसको प्राइस से डिवाइड कर दूंगा। आप कहोगे सर बिल्कुल कर दोगे, आर कोई ऐसा क्यों बना दिया सर? हाँ बोलूंगा गलती से बना दिया भाई, लो सही कर देता हूं इसको। अब ठीक, प्राइस से डिवाइड कर दूंगा, मेरी रेवेन्यू कितनी हुई ये मैं बताऊंगा कि भाई मेरे प्राइस से उसको डिवाइड कर दो। प्राइस क्या था पहले 20, अब क्या है 13, क्योंकि 35% डिस्काउंट दे दिया। कॉन्सेप्ट नया है, दिमाग लगाना, समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो मजदूरों वाला काम करो, ईंटा उठाओ, पढ़ाई छोड़ दो। ठीक, इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 17% इन द रिसीट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि मेरे जो प्रॉफिट थी उसमें 17% की बढ़ोतरी हो गई। मेरा प्रॉफिट क्या था 100, अब क्या हो गया 117 हो गया। यहां तक देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया, और स्क्रीन से हट जाता हूं फिर समझ में आएगा आपको। आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया। यहां पर सेल का निकालने के लिए मैंने क्या किया था, रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड किया था। रेवेन्यू क्या है, ये है, प्राइस क्या है, ये है। अब मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 100 को 20 से डिवाइड करूंगा। समझ जाना यार कि डिवीजन ये है, और ये ऊपर है, ये ऊपर वाला है और ये नीचे का है। ठीक, इसको बोलो तो यार फिर मिटा के लिखना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे कन्वीनियंस के लिए लिख दिया। कुछ चीजें बोलने पर भी समझने की कोशिश करना, इतना स्लो सरोवर मत बोलो, स्लॉथ मत बनो, चीता बनो, चीता, चीता ही कह दे। 100 को 20 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 5 आएगा। 117 को 13 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरे भाई, 13 के पहाड़े में 117 कितनी बार आता है? आप कहोगे सर 13 के पहाड़े में 117 9 बार आता है। ठीक, पहले उसकी सेल 5 थी, अब उसकी सेल 9 हो गई, यानी कि कितनी बढ़ गई, उसकी सेल बढ़ गई भाई 4 यूनिट बढ़ गई। ठीक है भाई, फिर से लाइन टेढ़ी हो गई यार, 4 यूनिट उसकी सेल बढ़ गई। कितने पे बढ़ गई, पहले कितनी थी 5 थी, अब कितनी हो गई भाई 4 हो गई, बढ़ गई, क्योंकि अब 9 हो गई, पहले 5 थी तो 4 ही तो बढ़ी। उसकी परसेंट में वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो दिमाग लगाओ, सोचो, कैलकुलेट करो। दिमाग अब आपका इतना तेज हो चुका है कि अब आप ये सिंपल सी कैलकुलेशन करने के लिए ज्यादा सोचेंगे नहीं। 5 आप कहोगे कि सर इसको सांप बना के 20 बार काट दिया, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 80%, 2 आंख लगा के। हो गया आपका बी आंसर सही। यहां हो गया आपका सवाल नंबर 97 खत्म। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया। भाई एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैथ का कॉन्सेप्ट कैसे बनाए। एक मेरे होनहार छात्र ने कमेंट किया कि मैथ कैसे पढ़े, मैथ का डर कैसे निकालें, ऐसा क्या पढ़े कि मैथ का कॉन्सेप्ट सही हो जाए, मेरा मैथ का डर निकल जाए मेरा। भाई तुम ज्योग्राफी पढ़ लो, ठीक, तुम ज्योग्राफी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ के हिस्ट्री के सवाल लगाओ, और उसके बाद करंट अफेयर रिवीजन करो, और एग्जाम में इकोनॉमी के सवाल आ जाओ लगा के, देखो तुम्हारे मैथ का डर खत्म हो जाएगा।
डर खत्म हो जाएगा भाई। यार तुम सोचो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के सवाल लगा रहे हो, करंट अफेयर रिवीजन कर रहे हो, इकोनॉमी के सवाल एग्जाम में लगा रहे हो, अब बताओ मैथ का डर कहां रहा? मैथ तो बची ही नहीं, तो डर कहां बचेगा उसका? मैथ तो वहीं खत्म हो गई, तो डर भी खत्म हो गया। लो सॉल्यूशन निकल गया। ऐसा कौन सा सवाल है जो जिसका जवाब हमारे पास ना हो? बताओ, इसका जवाब नहीं है, लेकिन ये क्या आ गया भाई? चलो इसको हटा देते हैं। लो इसका इस सवाल का भी जवाब आ गया। कम ऑन यार, हर सवाल का जवाब है, खोजने वाला इंसान होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 98 पढ़ो, पढ़ो जल्दी पढ़ो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 12,960। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 12,960। कुछ मेरे ब्रिटिशर, सम ऑफ माई ब्रिटिश स्टूडेंट्स में हैव प्रॉब्लम विद दिस एक्सेंट, बट द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 12,960, क्योंकि विलेज है, यहां मैं हिंदी में ही बोलूंगा। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 12,960, 7/12 ऑफ देम आर मेल्स। क्वेश्चन को देखो, क्या समझ में आया यहां तक ये बताओ। एक गांव है, 12,960 लोग वहां रहते हैं, यानी कि औरत और आदमी रहते हैं, बच्चे नहीं रहते हैं, जानवर नहीं रहते हैं, कोई नहीं रहता है, बस औरत और आदमी रहते हैं। उनकी मर्जी, वो नहीं रखेंगे किसी को। ठीक है भाई, वो बोले कि मैं रहूंगा, मेरी वाइफ रहेगी, नहीं तो मेरी वाइफ की बहन रहेगी जिससे शादी नहीं हुई, या तो मेरा भाई रहेगा, वो भी शादी नहीं करेगा। ठीक, सिर्फ औरत और आदमी ही रहेंगे, यानी कि मेल और फीमेल। हर 12 में से 7 जो है कि वो आदमी है। मतलब मैं 12 ऐसे ही रैंडम लोगों को ले आऊं तो उसमें से 7 आदमी निकल जाएंगे। देखो यार, वहां भी जेंडर रेशियो कम ही रह गया यार। अफसोस, अफसोस हमारी इलिटरेसी पे कि आज भी हम अपने देश में जेंडर रेशियो को बराबर या फीमेल्स को जेंडर रेशियो में आगे नहीं ले पाए। क्या कर सकते हैं, अफसोस। 7/12 ऑफ देम आर मेल्स एंड द रेस्ट आर फीमेल्स। मतलब हर 12 में से 7 जो है वो आदमी है, यानी कि कितने बच्चे जो फीमेल होंगी, ये बताओ। ठीक है भाई, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन 12,960 है, वहां पे हर 12 में से 7 जो है वो आदमी है और 5 जो है कि महिलाएं हैं, यानी कि फीमेल है। मैं इस लाइन को कुछ समझता ही नहीं हूं, हम कुछ बुझबे नहीं करता हूं। जो ये लाइन पढ़ता है वो पगला है। आ जाओ, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू गेट टू द टॉपिक व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग यू। ट्राई टू गेट द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। 12 में से 7 जो मेल हैं, तो रेस्ट क्या होंगी? फीमेल होंगी। यानी फीमेल कितनी हो गई? अगर 7 जो है मेल हैं तो फीमेल कितनी हो जाएंगी भाई? जाहिर सी बात है, 12 में से कर रहे हैं, 7 मेल है, ना कुत्ता, ना गाय, ना भैंस, ना घोड़ा, ना बच्चा, ना कोई और, फीमेल ही है उस गांव में। 5 फीमेल बची। 45% ऑफ द मेल आर मैरिड, यानी कि 7 जो मेल हैं उनमें से 45% ऐसे मेल हैं जो कि मैरिड हैं। भाई 7 में से 45% मेल ऐसे हैं जो कि शादीशुदा हैं। भाई पहले के जमाने गांव में क्या चलता था कि किसी के 6 लड़के हैं, उनमें से 3 की शादी होगी और 3 का नंबर ही नहीं आता था, तो वो आजीवन कुंवारे रहते थे। अब उसे हम प्यार से सलमान खान कहते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है वो अपने आप को सलमान खान कहते हैं। पहले उन चीजों में कहा जाता था उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। खैर, समय के साथ लोगों के जज्बात बदल गए हैं। अगर आज के डेट में होता तो ये 7 का रेशियो 145 होता, क्योंकि एक आदमी आजकल 2-2 3-3 शादी भी कर ले रहा है। ठीक, तो 7 आदमी अगर हैं तो उसमें से 45% शादीशुदा हैं। ऑल मैरिजेस आर मोनोगैमस। मोनोगैमस मतलब क्या होता है? एक पत्रिक है। अरे यार, ये तुम क्यों आ गए? तुम्हें किसने बुलाया? चलो तुम यहां जाओ। एक पत्रिक मतलब कि वहां पे कोई थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वहां कोई LGBTQ++ वाला नहीं है, वहां सब माइनस वाले हैं। वहां सब कोई अगर है तो मेल फीमेल या फीमेल मेल। ठीक, वहां पे हर आदमी अपने आप को आदमी समझता है, हर वहां औरत अपने आप को औरत समझती है। तो अगर 7 आदमियों में से 45% की शादी हुई है तो जाहिर सी बात है कि 5, ये देखो
7 आदमी की शादी 7 औरतों से तो हुई होगी, यानी कि शादीशुदा जो आदमी है वो 7 हैं। जो 45% जो 7 आदमियों से 45% की शादी हो चुकी है मेरे भाई, तो जो बाकी बच रही औरतें हैं, क्वेश्चन में ये पूछा है जो उनके स्पाउस रह रहे हैं उनके साथ, देयर स्पाउसेस लिविंग विद देम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल आर मैरिड, यानी कि 7 में से 45% अगर आदमी उसमें से शादीशुदा है तो वो बाकी बची 5 में से 45% औरतों से ही तो शादी हुई होगी उनमें से, क्योंकि 12 में से 7 आदमी 5 फीमेल, ये 45% शादीशुदा है, तो इन्हीं में से तो 45% होंगी वो, कि दूसरे गांव से लाई गई होंगी। जाहिर सी बात है भाई, इन्हीं में से होंगी, दूसरे गांव से तो लाई नहीं जाएंगी। तो ये पूछा है कि ये कितने परसेंट है टोटल, कितनी प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं। इसको निकालने के लिए मेरे भाई आप इसको एकदम सिंपल करो, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस मत रखो। 100 को 100 से काट दो, 5 ये 9 बार जाएगा, तो x आ जाएगा मेरे भाई 7 9 63, यानी कि 9 7 जा 63% ऐसी फीमेल हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो कि शादीशुदा हैं। कितने से, समझो कॉन्सेप्ट ये दिया है कि एक गांव है जहां पे 7 मेल हैं 5 फीमेल हैं, 7 में से 45% की शादी हो गई है और 55% की शादी नहीं हुई है। ठीक, तो 5 की शादी, जो 5 फीमेल हैं वो भी तो 45% हुई होगी और 55% नहीं हुई होगी। अब टोटल पॉपुलेशन क्या है, मैं इस लाइन को पढ़ूंगा ही नहीं, इसका मतलब ही नहीं लूंगा, जाओ। मैं क्यों डेटा से निकालने की कोशिश करूं जब मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, तो मेरे पास कॉन्सेप्ट है, दिमाग है, मैं गधा तो हूं नहीं, मैं नालायक मूर्ख तो हूं नहीं। जाहिर सी बात है भाई, मुझे जल्दी जल्दी नौकरी लेनी है। अगर डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को ऐसे सवाल को सॉल्व कराते रह गए तो आप 10 साल का कोई कोर्स खरीद लो, देखो कोई चैनल पे 10 साल का कोर्स हो, आराम से आप उसको सॉल्व करते रहो, क्योंकि इस साल और 2 साल आगे आने वाले 9 सालों में तो आपकी जॉब नहीं लगेगी अगर आप ऐसे पढ़ते रहे तो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 99 देखो। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ के उसको समझने की कोशिश करो। इन अ विलेज प्रोडक्शन ऑफ grains increased by 40% and the per capita production of food grains increased by 27% during a certain period, यानी कि एक समय था पूर्ण पाषाण काल में। क्या होता है यार एंशियंट हिस्ट्री का मतलब यही होता है ना शायद। द परसेंटेज बाय विच पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड इज नियरेस्ट टू, एक निश्चित अवधि के दौरान एक गांव में खाद्यान्न का उत्पादन 40% की वृद्धि हुई, में खाद्यान्न के उत्पादन में 40% वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई। उसी अवधि के दौरान गांव की जनसंख्या में किस प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो ये सवाल आपसे पूछा क्या है, यानी कि यार मेरे भाई ये बताओ, अगर एक आदमी गांव में, मान लो एक आदमी है, एक आदमी 15 केजी अनाज उगाता है और उस गांव में 100 लोग हैं, तो कितने अनाज हो जाएगा, 1500 केजी हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। 1500 केजी है तो एक आदमी कितना यूज करेगा इसको, 100 से डिवाइड कर दोगे, एक आदमी 15 केजी यूज कर रहा है। आप कहोगे बिल्कुल यूज कर रहा है एक आदमी 15 केजी। गुलों में नहीं की है सनम, पर कैपिटा का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, ऐसे समझाऊंगा। ठीक, मान लो एक गांव में 1000 किलो अनाज उगाया गया। मान लो भाई तुम्हारे गांव में तुम एक दिन गए, देखे कि 1000 किलो मंडी में अनाज रखा हुआ है। तुम गए अपने गांव में, देखे कि वहां लोग कितने रहते हैं,
तुमने देखा कि वहां पे 200 लोग रहते हैं उस गांव में, तो पर कैपिटा इनकम यानी कि एक आदमी के हिस्से में कितने आए, 5 किलो अनाज आया। ये 5 किलो हमारी इसी की मतलब होती है पर कैपिटा प्रोडक्शन। एक आदमी ने 5 किलो बनाया होगा, तभी 200 आदमी मिलकर 1000 किलो बना दिए। यहां पर कैपिटा इनकम आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ सवाल पे। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन पहले कितना था, 100, ठीक, 40% बढ़ गया, यानी कि वो अपने आप का 140 हो गया। प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन का क्या होता है, जैसे एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू सेल होता है, वैसे प्रोडक्शन बराबर होता है पर कैपिटा और टोटल पॉपुलेशन पॉप को मतलब पॉपुलेशन समझ जाना यार, इतना तो मत बेइज्जती कराओ मेरी कि पॉप लिख दिया तो पूछो कि सर पॉप लिख दिया आपने, गलत कर दिया आपने, पॉप लिख के पाप कर दिया। नहीं, इस पाप का पॉप मैंने नहीं किया है, पॉप का पाप नहीं किया है। आ जाओ। अब जो है कि पर कैपिटा यानी कि पहले अगर 100 थी पर कैपिटा, तो वो बढ़ के कितनी हो गई, 127 हो गई भाई। पर कैपिटा 127 हो गई बढ़ के, यानी कितना यूनिट बढ़ गई ये बताओ, 127 हो गई, 13 यूनिट बढ़ गई। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। अब कहोगे सर हाँ डिफरेंस तो आ गया, यानी कि अब हमें यह निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज बाय विच द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। मतलब कि जो भी पहले रहा होगा, जो भी पर कैपिटा रहा होगा, यानी कि 127 जो था वो पहले था, उसमें 40% बढ़ गया, कितना हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहोगे बिल्कुल कर दोगे यार। अब देखो, या तो आप गधों और मूर्खों की तरह इसको सवाल को सॉल्व करते रहो, और इतने दिन से अगर हमारी क्लास और लेक्चर देख रहे हो तो ट्रिक का तो अभी आप तक दिमाग तक पहुंच ही गया होगा। अगर मैं 13 की जगह 12.7 लिख दूं, ऊपर 12.7 लिख दूं और फिर नीचे लिखूं 127 इंटू 100, तो आप झट से निकाल दोगे कि सर ये तो 10 बार काट देगा और 10 इसको फिर 10 बार काट देगा, तो ये हो जाएगा 10%, ठीक। लेकिन यहां 13 है तो जाहिर सी बात है कि 10 से कम ही होगा, यानी कि 13 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, ठीक। और जबकि ये 12.7 यानी 12.7 के बिल्कुल क्लोज है, तो 7 तक तो जाएगा ही नहीं ये, तो जाहिर सी बात है ये 10 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10% ही इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करके वापस से देखो और मुझे बताओ कि क्या यह समझ में आ गया है कि नहीं आया है। आ जाओ सवाल नंबर 199, जो कि रविचंद्र अश्विन का जर्सी नंबर है शायद। 100 पे आ जाओ। 100 बताओ भाई, 100 क्वेश्चन क्या लिखा है। यहां से कॉन्सेप्ट आपका बदलेगा, थोड़े से सवाल को समझने और सवाल को देखने के तरीके बदलेंगे। मान लो यार मैंने आपको सड़क से उठा के स्टार बना दिया, गवर्नमेंट जॉब दिला दी, सब कुछ कर दिया, अब सरकारी नौकरी आप करने लगे। सरकारी नौकरी करने के बाद आपने यह देखा कि आपकी सैलरी कुछ फिक्स है, 4 साल 5 साल उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत की आपने, रोज रोज ऑफिस गए, सरकार ने आपकी सैलरी बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी भाई, 1.2 लाख बढ़ा दी पर एनम, ठीक। पहले आप सरकार को 12% टैक्स देते थे भाई, पहले आप सरकार को 12% टैक्स देते थे, अब कितना दे रहे हो, क्योंकि सरकार कहीं बहुत विनम्र सरकार है हमारी भाई। सरकार ने कहा कि जाओ मेरे बच्चे, तुम 12% की जगह अब 10% दो, छूट दिया तुमको। ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर, लेकिन
टैक्स आप अभी भी उतना ही भर रहे हो जितना आप पहले भरते थे, यानी कि टैक्स में 2% की कमी भी हो गई, फिर भी आप टैक्स अभी भी उतना भर रहे हो, क्योंकि आपकी सैलरी यहां 1.2 लाख बढ़ गई है। ठीक, 1.2 लाख सैलरी बढ़ने के बाद भी आप उतना ही टैक्स दे रहे हो जितना आप पहले देते थे। आप कहोगे सर बिल्कुल उतना ही दे रहा हूं मैं। ठीक, सिंपल सीधा एक लॉजिक और एक सवाल का जवाब आप समझने की कोशिश करना। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स क्या होता है, यानी कि जितनी आपकी इनकम है, जो भी आपकी इनकम है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना टैक्स पे लग रहा है। आप कहोगे ठीक यार, जाली कमाई वालों के लिए भी ये सवाल एकदम नहीं है, आप ये क्वेश्चन स्किप कर दो और जाके अभी भी पुलिस के सामने कन्फेस कर लो कि सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने घूस से सारे अपने जीवन की कमाई की है, ना मैं टैक्स भरता था, टैक्स की चोरी करता था, मुझे जेल में डाल दो। या फिर आप मेरा नंबर ले सकते हो, आप अगर मुझे दोगे तो मेरा माइनस का बैलेंस प्लस में चला जाएगा। ठीक, ये मैं आपके भले के लिए कह रहा था, मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है। अमाउंट एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाई, यानी कि एक इंसान है जिसकी 1.2 लाख की प्रमोशन मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट हो गई पर साल, लेकिन अभी भी वो पहले जितना परसेंट टैक्स देता था अभी भी वो उतना ही टैक्स देता है, यानी कि 2% कम होने के बाद भी उसके टैक्स में कोई कमी नहीं आई। पढ़ो सवाल भाई, 1 मिनट। क्या समझ में आया यार? यानी कि टैक्स अभी भी उतना है। इनकम टैक्स कितना आप देते हो, जितना आपकी इनकम होती है और उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। मान लो भाई आपकी इनकम 80,000 रुपए है, मैंने आपको कूड़े बीनने वाले से उठा के सीधा सीजीएल इंस्पेक्टर बना दिया, 80,000 आप महीना पा रहे हो। ठीक, ठीक, ये आपकी इनकम हो गई। आप सरकार के पास गए और सरकार ने कहा भाई 10% जो है कि हमारी टैक्स भरने की विधि है, यानी कि नियम है। तो 8,000 का 10% क्या हो जाएगा? जीरो जीरो कट जाएगा, इधर जीरो ये कट जाएगा, यानी ये कितना बचा? 8,000 बचा। 80,000 तो आपकी सैलरी थी, 8,000 सरकार ने कहा भाई लाओ हमें दे दो, क्योंकि यही नियम है भाई। देख लो यार, हम मिडिल क्लास लोग हैं ना भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमारे आगे कहाँ वो सारे सरनेम। तो इन हैंड सैलरी कितनी आई? 72,000 आई। और इनकम टैक्स आपने कितना भरा? 8,000 भरा। यहां तक क्लियर हो गई ना? ये है आपका इनकम टैक्स, यानी कि आपकी इनकम बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हो। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, एज क्लियर एज नाले का पानी। ठीक, बिल्कुल नाले के पानी इतना साफ साफ आपको समझ में आ गया होगा कि इससे गंदगी चीज और कुछ नहीं हो सकती। अब देखो, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था भाई? यही तो पूछा है, कहाँ गया, किधर गई तुम? आ गई, ठीक है। ये आपकी इनकम पूछा है कि इनकम टैक्स कितना भर रहा है वो। ठीक, ये देखो ध्यान से देखना, पहले ये क्या थी? 100 थी। आप कहोगे सर बिल्कुल ये 100 थी, तो उस पर सरकार 12% लेती थी, यानी कि इस पे सरकार 12% लेती थी। लेकिन इनकम टैक्स जो है कि कम हो गया और अब जो है इस पे सरकार 10% लेती है, यानी कि इन दोनों का रेशियो जो हो गया वो 12:10 हो गया। आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से निकल गए 12:10। मैंने आपको बताया था कल की लेक्चर में कि ए बी अगर है और उनकी वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट उनकी वैल्यू है,
यानी कि ए इंटू बी, और उसकी वैल्यू इनकम टैक्स जो है कि कांस्टेंट है, तो ए हमेशा, अगर ए, तो हमेशा ए बी जो रेशियो है वो इन्वर्स हो जाएगा और बी रेशियो ए हो जाएगा। जाके आप इन्वर्स रेशियो वाली क्लास देखो, पिछली वाली, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अभी इसको यहाँ से मिटा देते हैं। और सवाल अगर पढ़ के नहीं आए हो आप पिछली वाली क्लासेस में, तो यहाँ पे आपको आप काफ़ी समस्या होगी, उतनी ही समस्या जितना लाल मिर्च वाला खाना खाने के बाद सुबह होती है आप। यह रेशियो आ गया भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का 12 रेशियो 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेरा आ गया रेशियो, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI लिख लेता हूं, बराबर मेरी इनकम कितनी थी, बराबर मेरा टैक्स। यही तो लिखा था अभी कुछ देर पहले। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। इन्वर्स कर लिया, 10 रेशियो 12। साफ बना के काट देंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल, आज एनाकोंडा बनाते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 6। कितनी आपकी बढ़ी, ये बढ़ गई भाई 1, कितने पर, 5 पर। कहोगे ठीक है, 5 जो है कि बढ़ गई 5 पर, 5 पर बढ़ गई, तो परसेंटेज में वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, बताओ, 20%। अगर यहां सवाल में आपके दिया होता कि एक्चुअल इनकम कितनी बढ़ी है परसेंटेज में बताओ, क्योंकि ये परसेंटेज का सवाल है इसीलिए परसेंटेज में समझना बहुत जरूरी है। और यहां दिया होता 20%, 40%, 30% और 90% की इनकम कितनी बढ़ी बताओ, तो आप इसको लगा देते। लेकिन यहाँ पे सवाल जो है कि एक्चुअल पैसा पूछा है कि कितना पैसा बढ़ा है, तो आप इसको परसेंटेज में नहीं निकालते हैं। पूछते हैं कि सर तब मैं क्या करूं, किस चीज़ में निकालूं, तो मैं बताऊंगा कि आप एक काम करो, यहां पर अगर 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि 1 यूनिट अगर 5 से 6 जाने में 1 यूनिट बढ़ रहा है, और 1 यूनिट की जो कीमत यहां पे दी है, 1 यूनिट बढ़ने पर 1.2 लाख बढ़ रहा है। ठीक, तो 5 यूनिट पहले कितनी रही होगी भाई, आप बताओ पहले कितनी रही होगी, 5 यूनिट रही होगी। कहोगे भाई ठीक है, बिल्कुल रही होगी। आप कहोगे भाई भी ठीक है, बिल्कुल रही होगी। और बढ़ने के बाद कितनी हो गई होगी, 6। 6 को अगर इससे मैं मल्टीप्लाई करूं, 7.2 लाख है, बढ़ के हो गई है। पहले का पूछा होता तो कितनी होती, 6 लाख होती। देखो डायरेक्टली आ गया ना, 1.2 बढ़ गया तो 6 से 7.2 हो गई। आ गया हमारा सवाल नंबर 100 हो गया सॉल्व। आ जाओ अगले सवाल पे। सवाल नंबर 9,17,08,70। ये देखो सवाल नंबर 101 आपके सामने रहा। ये बताओ कैसा सवाल है दिखने में। आप कहोगे सर बिल्कुल अच्छा सवाल है, क्या दिक्कत आ रही है सवाल में। A man's annual income increased by 2.6 lakhs, but the tax on the income that he has to pay has reduced from 17.1% to 13.3%. In both the cases, 35% of income is tax free. 35% का एक क्राइटेरिया दिया है कि इतने परसेंट तक जो है कि इनकम आपकी फ्री रहने वाली है। ठीक है भाई, इतने परसेंट तक आपकी इनकम फ्री रहने वाली है। अब आप देखो इनकम टैक्स का स्लैब पहले क्या था, 17.1% था। A man's annual income has increased by 2.6 lakh, but the tax on income that he has to pay has reduced from 13.3. मान लो कि ये आपका पहले 100 था और अब आपको भरना है कितना, इतना कम भरना है।
इतने रुपए अगर आप कमा रहे हो तो पहले आप इतना टैक्स भरते थे, लेकिन अब अगर आप इतने रुपए कमा रहे हो तो अब आप टैक्स कितना भरोगे, इतना भरोगे, 13.3%। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गया मैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद इस दयालु सरकार का कि मेरी टैक्स परसेंटेज को इतना कम कर दिया है। लेकिन हमारे जैसे और आपके जैसे लोग क्यों ऐसा कहेंगे? क्योंकि हमने तो पढ़ाई नहीं की, हमें तो नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली तो टैक्स नहीं भरा, टैक्स नहीं भरा तो मेरे भाई इस चीज का कोई दुख ही नहीं है। ओके, आ जाओ यहां तक, समझ में आ गया होगा आपको। मैं अगर इसको परसेंटेज के सिंबल को हटा देता हूं और इसको रेशियो में कंपेयर करने की कोशिश करता हूं तो समझ में आएगा आपको कि क्या कोई ऐसा टेबल है जो 171 और 133 को एक साथ काटता है। आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा टेबल है जो दोनों को एक साथ काटता है। यह 19 काटता है इसको। 19 कितने बार काटेगा? 9 बार। इसको कितनी बार काटेगा? 7 बार। यानी कि पहले अगर आप 9 यूनिट भरते थे इनकम टैक्स, तो अब आप 7 यूनिट उस इनकम टैक्स को कम कर देंगे। यानी कि आपका रेशियो हो गया 9:7। इनवर्स रेशियो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहां देखो, अभी अभी मैंने पढ़ाया कि इनकम टैक्स बराबर होता है, इनकम टैक्स इक्वल टू होता है आपकी इनकम इंटू रेट ऑफ टैक्स। मतलब कि टैक्स पे कितना रेट लग रहा है इंटरेस्ट परसेंटेज में। ठीक है, ये तो आप क्या आ गया भाई कि ये रिड्यूस हुई है, यानी कि टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका टैक्स का। तो आपको इनकम निकालनी है अपनी, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब ए और बी मल्टीप्लाइड हो, उनके सामने कांस्टेंट वैल्यू दी हो, यानी कि नहीं बदलेगी, इनकम टैक्स नहीं बदलेगा, तो क्या आ जाएगी आपके सामने वैल्यू? बताओ भाई। इतनी चीज को आप ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, क्या आ रहा है। ये देखो, इस चीज को आप एकदम समझ जाओ कि इतनी दूरी में क्या दिया हुआ है। आप कहोगे सर ये चीज तो मुझे अभी के सारे कॉन्सेप्ट वाले सवाल में समझने की जरूरत है, इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर सकता। मैं कहूंगा ठीक है, डिनाई नहीं कर सकते तो यहां तक समझ में आ ही गया होगा। तो इसको इनवर्स रेशियो रिवर्स कर लेता हूं मैं, यानी कि 7 इधर चला जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। यानी कि मेरी जो इनकम थी 7 थी, वो 2 यूनिट बढ़ गई, 2 यूनिट बढ़ गई, और 2 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2.6 लैक्स है। अब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.3 लैक्स। आप कहोगे सर बिल्कुल 1.3 लाख हो जाएगी। यहां तक देखो सवाल और समझने की कोशिश करो। क्या यहां तक समझ में आ गया आपको? कहोगे बिल्कुल समझ में आ गया सर। अब पूछा है यहां, व्हाट हिज इनिशियल इनकम वॉज। इनिशियल कितनी थी? 7 थी। तो 7 इंटू 1.3 कितना हो जाएगा भाई? 9.1 लाख। कौन सी नौकरी करता था ये? है 9.1 लाख पा रहा है। आप कहोगे ठीक है, 101 ये नंबर हो गया सवाल का सही जवाब। ठीक है, सवाल क्रमांक 102, यानी कि सवाल नंबर 102 देखो आपके सामने ये रहा। A man's annual income has increased by 4.5 lakhs, but the tax rate, हट जाता हूं, अब पढ़ो। Tax rate on income that he has to pay has reduced from 26% to 20%. He now pays 12,000 more income tax. यानी कि एक तो उसका टैक्स कम हुआ ही, सरकार ने कहा ये लो भैया 26% था 20% भर दो, लेकिन फिर भी यार इतना आपने मेहनत किया, आपकी सैलरी इतनी बढ़ी, 4.5 लाख बढ़ गई भाई, 4.5 लाख बढ़ गई। ये कम हुआ, फिर भी आपको इतना ज्यादा देना पड़ेगा जितना पहले टैक्स देते थे। ठीक, व्हाट इज हिज इंक्रीज इनकम। अब देखो मेरे भाई, यहां तक सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आप पहले ये दे, यहां तक देखा भाई, समझ में आया। एक आदमी की इनकम थी 4.5 लाख बढ़ गई, टैक्स कम हुआ 26 से 20, पर फिर भी वो 12,000 और टैक्स दे रहा था जितना वो पहले देता था। तो वो आदमी क्या है? वो आदमी गधा है। ठीक, अब उस गधे के लिए हमें कुछ सवाल लगाना पड़ेगा
क्या कर सकते हैं, दुनिया गधों से भरी हुई है। आप और हम तो गधे नहीं हैं। 12,000 को सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, लाख में बदल लूंगा। अब लाख में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा इसको, भाई यहाँ सारी वैल्यू अगर लैक्स में दी हुई है, 4.5 लाख दिया है, आंसर भी यहाँ पे लाख में पूछा हुआ है, तो 12,000 को मैं लाख में क्यों ना बदल लूं। मूर्खों, गधों, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भाई 12,000 को मुझे लाख में बदल के दिखा दो, तो आप कहोगे गुरुजी ये तो बहुत कठिन सवाल पूछ लिया सर, मैं नहीं बता पाऊंगा, बेसिक समझाओ। यार बच्चों को एक चीज आता है सर, बेसिक समझा दो। अरे कौन सा बेसिक समझा दूं तुम्हें, ये बताओ। बेसिक है, बेसिक है, बेसिक है, बेसिक है, बेसिक ले लो, बेसिक। अब इससे ज्यादा बेसिक और क्या दूं यार, ये बताओ। इसी पे एक बात याद आ गई, अच्छा सुनो, बहुत अच्छी बात है ये। एक कहानी सुनाता हूं तुम लोगों को। एक बार एक आदमी था, वो रोज भगवान से कंप्लेंट करता था कि मुझे कुछ नहीं, मुझे अच्छी लड़की दिला दो, मुझे अच्छी लड़की दिला दो, शादी के लिए अच्छी लड़की दिला दो। तो भगवान कहे कि ठीक है, मैं तुमको एक कमरे में भेजता हूँ, वहां तुम्हें काफी सारे दरवाजे दिए रहेंगे, ऐसे टाइप के दरवाजे दिए रहेंगे, ठीक। हर दरवाजे के ऊपर एक ऑप्शन की बटन दी रहेगी, और यहाँ पे तुम्हारी वो लिखी रहेगी, लड़की की क्वालिटी लिखी रहेगी, जाओ उस दरवाजे में। तो वो इंसान को उस कमरे में भेजते हैं। पहले कमरे में जाता है तो देखता है कि लड़की बाल वाली चाहिए कि गंजी चाहिए, तो वो बाल वाली दबा देता है बटन, ठीक। फिर आगे बढ़ता है, देखता है कि दूसरे पे ऑप्शन लिखा हुआ है कि लड़की गोरी चाहिए काली चाहिए। अब भारतीय आदमी था, स्टेरियोटाइप था, उसको गोरी गोरी ही चाहिए रही, क्योंकि भाई इलिटरेट आदमी, अनपढ़ आदमी क्या सोचेगा, कलर से ही तो देखेगा लड़की को कि गोरी है तो मतलब अच्छी होगी, तो गोरी दबा दिया। फिर जाता है, लिखा रहता है दरवाजे के सामने, गोरी चाहिए, अरे लंबी चाहिए कि एवरेज चाहिए, कहता है लंबी चाहिए मुझे, लंबी दबा के आ जाता है। फिर थोड़ा और आगे जाता है, उसमें पूछता पढ़ी लिखी चाहिए अनपढ़ चाहिए, कहता है यार सब तो ठीक है, पढ़ी लिखी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, तो पढ़ी लिखी दबा देता है, अनपढ़ नहीं लेता है। ऐसे करते 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 थोड़ा और आगे जाता है, लड़की के सारे ऑप्शन क्लिक कर देता है। लास्ट में जाने के बाद उसके सामने एक शीशा आता है, और वहां भगवान ने लिखा होता है कि अरे मूर्ख, अरे गधे, पहले अपने आप को तो देख ले, शीशे में तू तो गधा दिख रहा है, लड़की के ऑप्शंस तूने इतने सेलेक्ट कर दिए हैं। वही हो आप लोग, आ जाओ, सपने से बाहर निकलो मुंगेरी लाल, क्या हसीन सपने वाले सपने से बाहर निकलो और सवाल पे आ जाओ, ऑप्शन दबाना छोड़ दो, ठीक। और शीशे में पहले अपने आप को देखो, गधे लगते हो वो भी आप पीछे से, ठीक। अब जो है कि 12,000 को मैं कन्वर्ट कर लूं तो 0.12 लैक्स इसका आंसर आ जाएगा। आप कहोगे ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। इनकम टैक्स मैंने कितनी रिड्यूस करी है भाई, पहले मैं मान लो कि एक्स का, जो कि पहले मेरी इनकम थी वो एक्स थी, एक्स पे मैं कितनी परसेंट इनकम पे करता था, यानी कि 26% इनकम मैं पे करता था। अब जो मेरी इनकम है वो कितनी हो गई भाई, एक्स प्लस 4.5 लैक्स, यानी कि मेरी 4.5 लैक्स बढ़ गई है। अब मैं इस पे कितनी पे करता हूं भाई, 20% पे करता हूं, लेकिन अभी भी मैं 12,000 ज्यादा, यानी कि इतना ज्यादा पे करता हूं, माने कि ये इससे अभी भी इतना ज्यादा है, तो इसको इधर लिख लो, x मल्टीप्लाइड बाय 26%, 12,000 यानी कि 0.12 लैक्स। यहां से देखो 4.5 का 20% क्या हो जाएगा, 0.9, एक्स का 20% तो 20x%, और यहां 26x% माइनस कर देंगे तो 6x% हो जाएगा। और यहां क्या था, सॉरी, 4.5 का 20% कितना आ रहा था, 0.9 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, किसके बराबर, 0.12 लैक्स के बराबर हो गया ये, ठीक है। तो x% किसके बराबर आ रही भाई, आप कहोगे कि x% जो है हमारी वो आ रही है 12/9, 0 तो हो गया आपका कितना, 3 बार काटेगा, 4 बार काटेगा और 3 बार काटेगा, तो ये हो गया 4/3, और नीचे फिर से 6 आ गया, तो ये हो जाएगा भाई 13 लैक्स के बराबर, ठीक। आप कहोगे बिल्कुल हो गई। एक्स की वैल्यू, यानी कि पहले मैं 13 लाख रुपए पाता था, एक्स की वैल्यू आ गई, परसेंट नहीं है ये, परसेंट के सिंबल को हटा लो, क्योंकि परसेंट की जगह मैंने यहाँ पर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया था। इतना तो कैलकुलेट करके निकाल लोगे मेरे भाई, कि ये भी नहीं निकाल पाओगे।
आप कहोगे सर मैं बिल्कुल इस चीज को तो निकाल ही लूंगा, क्या और ओहो हो, ठीक, यहां तक समझ में आ गया आपको, सब क्लियर। गलती से मैंने यहाँ मल्टीप्लीकेशन ले लिया था, जबकि मल्टीप्लाई तो पहले ही कर चुका था, एडिशन था यहाँ पे जो यहाँ लिखना था, ठीक। एक्स की वैल्यू यानी कि मेरी इनिशियल सैलरी 13 लाख थी, जो कि 4.5 लाख बढ़ गई, तो अब मेरी सैलरी कितनी हो गई, 17.5 लाख। सही उत्तर है 17.5 लाख, यानी कि ए ऑप्शन। आ जाओ अगले सवाल पे, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 103 आपकी स्क्रीन पे रहा, ये सवाल देखो, समझो और समझने की कोशिश करो, नहीं तो भगवान आपको उस कमरे के उस बटन का ऑप्शन देंगे तो आप फिर से वहां से शर्मिंदा होकर वापस आओगे। कॉन्सेप्ट बदला है, मेंसुरेशन को ऐड किया है। जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाने लगूंगा तो आप कहोगे सर परसेंट का क्वेश्चन है, परसेंटेज में पढ़ाओ। अभी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को ऐड किया है तो आप कहोगे कि सर परसेंटेज में आपने मेंसुरेशन पढ़ा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन परसेंटेज के ही है। आपको थोड़ा सा तो है कि इसमें याद करना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है भाई। इन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का फॉर्मूला देख लो पहले। हाइट इज इंक्रीज्ड बाई, ये आपकी एक ट्रायंगल है, ये आपकी हाइट है h, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। इतना तो सबको पता होगा, नहीं तो आप कक्षा 5 के या कक्षा 4 के या क्लास 4 5 के बच्चे के पास जाके आराम से आप पूछ सकते हो कि यार मुझे ट्रायंगल का फॉर्मूला बता दो, एरिया निकालनी है, तो 1/2 बताएगा वो, बेस इंटू हाइट, ये होती है फॉर्मूला, ठीक। आप कहोगे यहां तक तो क्लियर हो गई। इन अ ट्रायंगल हाइट इज इंक्रीज बाई 37, 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8। 37.5% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 37.5% की वैल्यू आप कहोगे कि 3/8 हो जाएगी। यानी कि पहले अगर उसका बेस 8 था तो अब वो 11 है। आप यही कहोगे पहले अगर उसका बेस जो है कि 8 था तो अब वो 11 है। हाइट सॉरी, पहले उसकी हाइट अगर 8 थी, यानी कि ये इनिशियल थी हाइट उसकी, तो ये उसमें जुड़ गई और ये दोनों जुड़ के बन गई 11, और ये अब उसकी बढ़ी हुई हाइट है। एंड बेस इज इंक्रीज बाई 45.5%। यहां देखो 9.09% की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था कि 9.09 की वैल्यू होती है 1/11, तो ये उसका 5 गुना नहीं है, 45.55%। 9.9 है यहाँ पे, 9.9%। 1/11 होती है तो 45% इसकी क्या हो जाएगी, 5 गुना नहीं है, तो ये 5/11 नहीं हो जाएगा। यानी कि पहले अगर बेस इसका 11 था तो अब वो 16 हो गया है, ठीक। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आप कहोगे ठीक है, इतना मुझे एकदम एग्जैक्टली समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एरिया का फॉर्मूला यही होता है ना, एरिया इक्वल टू, तो मुझे इसी की वैल्यू तो निकालनी कि इसमें कितना बदला होगा, तो मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बेस है जो कि पहले ये था, बेस 1 बेस 2 हाइट 1 हाइट 2, ये कितना हो जाएगा 88 रेशियो 11 6 66, 11 1 1 और 6 17 176, ये आ गए इन दोनों की रेशियो। क्या देखो यहाँ इसका 2 गुना नहीं है, तो ये रेशियो कितनी हो जाएगी 1/2। यानी कि पहले अगर एरिया की वैल्यू 1 थी तो अब 2 हो गई है, तो कितनी बढ़ी, एक बढ़ी, कितने में बढ़ी, पहले कितनी थी 1, यानी कि 100% बढ़ गई। बी हो जाएगा सही जवाब। आ जाओ, आज इस सीट को किसी भी तरह करके इस लेक्चर में खत्म करवाना है ताकि मैं आपका अगला टॉपिक शुरू कर सकूं, इसीलिए क्वेश्चन को लगाने की हम लोग स्पीड को बढ़ा दिए हैं। द बेस ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाई 40%। 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है भाई 1/5। 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5। 60% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 3/5, क्योंकि इसका 3 गुना है, ठीक। समझ गए, पहले अगर 5 थी तो अब 7 हो गई है, पहले अगर 5 थी तो अब 8 हो गई है।
द बेस ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई 40%, बाई व्हाट परसेंटेज शुड इट हाइट बी इंक्रीज सो द एरिया इंक्रीज बाई 60%। ये इसका एरिया 1 और ये इसका एरिया 2 है, ये इसका बेस 1 और बेस 2 है। आप देखो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब ये मुझे निकालना है, तो मैं जाहिर सी बात है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं मानूंगा नहीं। एरिया डिवाइड बाई बेस हो जाएगा, यानी कि 5/8 को मैं 5/7 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो आप कहोगे ठीक है बिल्कुल करना पड़ेगा। बेस 1 बेस 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5/7 से डिवाइड करेंगे। आप कहोगे ठीक है सर बिल्कुल कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही करने में। क्या ये कट रहा है, क्या यह कट रहा है? आप कहोगे डिवाइड करने पे 5 से कट जाएगा और ये आ जाएगा 8/7, 7/8। सेवन बाई एट आ गया। पूछोगे कैसे आ गया? ये 8 नीचे से पतला क्यों गया? क्योंकि ये लेग डे नहीं मारता है, इसीलिए 8 नीचे से पतला है। 5:8 दिया है गधों, तुम्हें कैलकुलेशन करना भी बताना पड़ेगा। उसको मैं 5/8 लिख सकता हूँ। 5/7 दिया है, उसको मैं 5/7 लिख सकता हूँ। दोनों को डिवाइड जब करूंगा तो 7 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, 5/8 इंटू 7/5, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आएगा, 7/8 आएगा, यानी कि 7:8 ही तो होगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? तो कितना यूनिट बढ़ा? 7 से 8 बढ़ने के लिए उसको 1 यूनिट की जरूरत पड़ी। आप कहोगे ठीक है, 7 से 8 बढ़ने के लिए उसको 1 यूनिट पे जरूरत पड़ी, तो इसको कितना कम रखें ताकि ये 7 ही रह जाए। 7 पे इसको कंपेयर कर देंगे, कितनी भी बार काटेंगे, कितनी बार, कितनी बार काटें इसको। आप 7 का टेबल पढ़ो, 7 × 1 = 7, बचा कितना 3, 7 × 4 = 28, बचा कितना 2, 7 × 2 = 14, बचा कितना 6, 7 × 8 फिर बचा 4, 14.28 अप्रोक्सीमेटली, यानी 14.29%। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 105 देखो। हाँ मान लो मेरे भाई सवाल नंबर 105 रहा आपके स्क्रीन पर ये। इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 45%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। ठीक, अगर एक स्क्वायर आपके सामने दिया हुआ है, स्क्वायर क्या लेके आ सकता हूं मैं, बताओ क्या स्क्वायर ला दूं मैं? स्क्वायर क्या दिख रहा है यहाँ पे? स्क्वायर क्या है, क्या है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर? कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ स्क्वायर बना ही लेता हूँ। चलो छोड़ो हटाओ, इतनी मेहनत क्या करूँ मैं। ठीक, मान लो ये मेरे पास स्क्वायर है। ठीक, स्क्वायर मतलब क्या होता है भाई? स्क्वायर मतलब होता है जिसकी सारी जो है कि बराबर हो साइड्स। ये आपका स्क्वायर है जिसकी सारी साइड बराबर है, इसका मतलब ये स्क्वायर है। और इसके बीच में एक लाइन होती है, इस लाइन को मेरे भाई प्यार से इसको डायगोनल बोला जाता है। ये हो गई डायगोनल की वैल्यू और ये हो गई इसकी साइड। मेंसुरेशन का सवाल है लेकिन परसेंटेज में पूछा है, ये सीजीएल 2022 से निकाला गया सवाल है। ये मत कहना बेसिक से बताओ, क्योंकि ये प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस का भी नहीं है। डायगोनल अगर 45% कम हो रहा है मेरे भाई, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। और आप देखोगे डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √2 इंटू ए। यहां पर √2 जो है कि मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू को मैं रेशियो में कन्वर्ट नहीं करूंगा। डायगोनल 45% कम हो रहा है। 45% अगर डायगोनल कम हो रहा है तो 45% की वैल्यू क्या होती है भाई? 5% की वैल्यू 1/20, 45 उसका 9 गुना है तो 9/20 हो गया। यानी पहले अगर डायगोनल 20 था तो अब वो 11 हो गया। ठीक, पहले अगर डायगोनल d1/d2
20 था, तो अब वो कितना रह गया, अपने आप का 11 रह गया। आप कहोगे ठीक है, लेकिन डायगोनल की जो वैल्यू थी वो ए के बिल्कुल जस्ट बराबर है, यानी इतना ही ए और इतना ही उसका साइड चेंज होगा दूसरा। पहले अगर साइड 20 थी तो अब वो 11 हो गई, क्योंकि ये दोनों, ये बढ़ेगा उतना उतना ही ये भी बढ़ेगा, ये जितना घटेगा उतना ये भी घटेगा। ये हो गई एरिया और ये हो गई डायगोनल की वैल्यू, क्योंकि सेम है। अब मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है, साइड मेरे पास आ गई है, यानी कि अगर मुझे एरिया बढ़ा हुआ और अब का एरिया निकालना है तो इसका स्क्वायर रेशियो इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 400 रेशियो 1:1, क्योंकि 11 की रेशियो 1:1 होती है। यहां तक समझ में आ गया भाई? अब मैं 400 को क्यों ना 100 में कर लूं, ताकि परसेंटेज आसानी से निकल जाए। तो 4 से मैं डिवाइड कर लूंगा 400 को, ये हो जाएगी 100, और 121 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर लूं तो क्या आ जाएगी भाई, ये हो जाएगी भाई मेरे 4, 3 टाइम्स काटेगा इसको, कितना बच जाएगा, 30.2 समथिंग बचेगा। ठीक, इतनी परसेंट उसकी एरिया बढ़ेगी। कम हो जाता है, कमी क्या होगी, अच्छा डिक्रीज इन एरिया, अगर इस डायगोनल कम हुआ है ना, ठीक है, ये 20 से 11 हुआ तो ये कम हुआ, अच्छा तो डायगोनल भी कमी होगा, एरिया भी कमी होगा। ठीक, तो ये 100 से 30.2 समथिंग कम हुआ, यानी कि ये करीब करीब इससे 69% जो है कि कम हो रहा है। 100% था वो अपने आप का, अब वो इतना बन गया है, तो अब 69% तो कम हुआ, 69.75, ये हो गया इसका आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं? ये सवाल था आपका सीजीएल 2022 प्री का, मेंसुरेशन के टॉपिक में उठाकर परसेंटेज का सवाल रखा था। सवाल नंबर 106 लगाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो। सवाल क्या है उसको पढ़ो। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 25%। सबसे पहले तो मैं बता दूं क्यूबॉइड होता क्या है। क्यूबॉइड का फॉर्मूला का होता है वॉल्यूम बराबर एल इंटू बी इंटू एच। एल मतलब क्या होता है, लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, यहां तक समझ गए होगे। अब देखो, पीला ले लें, लाल ले लें, हरा नहीं, हरा ले लेते हैं, हरा आज नहीं हुआ है। पहले 20% जो है कि उसकी क्या बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, यानी कि 20% की वैल्यू 1/5, 20% बढ़ गई तो वो 6 हो गई, पहले 5 थी। ठीक, 25% ये बढ़ गई, यानी कि 1/4, पहले 4 थी, 1 बढ़ गई, अब 5 हो गई। क्या हो गई, लेंथ ये हो गई, 5 से 6 हो गई। ये पहले 5 थी, अब ये 6 हो गई। पहले 4 थी, अब ये 5 हो गई। तो मैं हाइट को कैसे निकालूंगा मेरे भाई, ये बताओ। ये v और ये v2, v1 v2, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा मेरे भाई, ये बताओ। क्या मैं h निकालने के लिए v से l इंटू बी का डिवाइड नहीं करूंगा? अच्छा, हाइट 30% रिड्यूस हो गई है। 30% की वैल्यू क्या होती है भाई, 3/10 होती है, यानी कि पहले अगर ये 10 थी तो अब ये 7 हो गई है। आप कहोगे ठीक है, एकदम यहां तक समझ में आ गया मुझे। अब मैं v1 और v2 को कंपेयर करूंगा, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, आप ये बताओ। दोनों की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू लूंगा, यानी कि 5:6, इसकी इनिशियल फाइनल 4:5, इसकी इनिशियल और फाइनल 10:7। सबको काटने की कोशिश करूंगा,
5 यहाँ 5 से कट जाएगा, ठीक। 2 2 बार काटेगा, 2 3 बार काटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 20 रेशियो 21। कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? 1 यूनिट बढ़ रहा है, पहले कितना था 20, तो 20 पर 1 यूनिट बढ़ेगा, यानी कि परसेंटेज में क्या हो जाएगा भाई, 5 यूनिट बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाई 5%। ये हो गया आपका सही जवाब। यार इतनी जल्दी में यहाँ ट्रेन इसलिए भाग रही है क्योंकि हमारे पास आज का दिन है और ये लेक्चर ख़त्म करवाना है, इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर आपका आज ही इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए। वीडियो चाहे 5-10 मिनट लंबी हो जाए, लेकिन आपका ये आज ही ख़त्म हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 107 है, देखो सवाल को समझो और समझने की कोशिश करो क्या लिखा है इस सवाल में, और फिर बताओ। In a cuboid, the length increased by 63.66% and breadth is decreased by 41.2/3%। ठीक, 41.2/3% क्या होता है भाई? 8 1/3 परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? 1/12। मैंने आपको निकालना सिखाया था। 8 1/3 परसेंट क्या होती है? 1/12 होती है। तो वो क्या उसका 5 गुना नहीं है? कहोगे बिल्कुल है। 63 9.9% की वैल्यू क्या होती है? 9.9% की वैल्यू होती है 1/11, तो ये उसका 7 गुना है, तो 7/11 हो जाएगा ये, डिक्रीज्ड बाई 41.2/3%। तो यह जो है कि कितना है, यह जो है कि 8 1/3% का 5 टाइम्स है। तो यानी कि ये हो जाएगा, कितना होता है यार 8 1/3% की वैल्यू? अभी तो बताया। माथा में थूक के छेद कर देंगे अगर ये सवाल नहीं आया तो। बताओ 8 1/3 की वैल्यू कितनी थी यार? 1/12 थी, तो ये 5 गुना है, तो 5/12 हो जाएगी। 1/8 1/3 का 5 गुना है ये। देन बाय हाउ मच परसेंटेज द हाइट शुड बी चेंज्ड दैट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। हाइट कितना चेंज किया जाए ताकि वॉल्यूम वही रहे जो पहले था? क्या समझे? यानी कि वॉल्यूम जो था V1 और V2 ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम बराबर, जो पहले था वही। तो इसकी जो वैल्यू थी L इंटू बी इंटू एच, टॉम डिक एंड हैरी, वो L1 B1 और H1 के ही रेशियो में निकलेगा। L क्या था पहले? 11 था, 7 बढ़ गया, कितना हो गया? 18 हो गया, ठीक। ब्रेथ कितनी थी? 12 थी, 7 और कम हो गई, 5 कम हो गई तो 7 बची। अब देखो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 132 रेशियो 126 आ रहा है। ये हो गई भाई मेरी LB और L1 B1 की। H निकालना है, यानी कि ये पूरी वैल्यू अगर A है और ये B है और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इधर कांस्टेंट है, इधर अगर कांस्टेंट है तो आप तुरंत इसको रिकॉल करोगे कि यह इनवर्स रेशियो बनाया जा सकता है। तो यह जो है आ जाएगा कितना? 126 रेशियो 132। हाइट कितनी चेंज हो रही है? 6 यूनिट चेंज हो रही है। कितने पर चेंज हो रही है मेरे भाई? इसको काटा जा सकता है कि नहीं काटा जा सकता? पहले ये बताओ। आप कहोगे सर इसको बिल्कुल भी काटा जा सकता है, क्या दिक्कत आ रही है इसको काटने में? क्या मैं इसको 100 बना के सॉल्व कर सकता हूं? नहीं, 100 बना के तो नहीं कर सकता, उसको काटना ही पड़ेगा। छोटा करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा ये। 6 काटेगा इसको, 6 दूना के 12, 6 के नम 6 और फिर 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, यानी कि 1 यूनिट ये बढ़ रहा है 21 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा? 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए।
सब 4 के पास ही दिया यार। 21 चौके 84 बचा 6, फिर 21 सते, ये आ जाएगा 4.75, इसका सही उत्तर है। आगे लगाओ भाई। स्पीड के लिए कृपया यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी ट्रेन आज कुछ ज़्यादा ही तेज चल रही है। हो सकता है आपके स्टेशन से ज़्यादा आपके घर ही पहले पहुंचा दे स्टेशन से, लेकिन आज ये आपका परसेंटेज का लेक्चर पूरा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। परसेंटेज को हम पूरी तरह से आज कंप्लीट कर ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठोक दीजिए, पीट दीजिए, चाहे जो कर लीजिए। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 90%, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय। सवाल देखो क्या लिखा है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? साइड स्क्वायर। ए मतलब साइड है उसकी, यानी कि आप यहां पे देखो एरिया यहां पे कैसे निकालेंगे। ये एरिया होता है जो कि सब बराबर होता है स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड सेम होती है। ठीक, यहां पे दिया है कि एरिया जो है कि 19%, यानी कि पहले अगर 100 था तो अब वो 119 बन चुका है। ठीक, तो उसकी साइड में कितनी कमी करनी पड़ेगी? डायगोनल में, डायगोनल मैंने अभी बताया आपको, डायगोनल जो होता है वो रूट ए के बराबर होता है, रूट 2a के, रूट 2a के बराबर होता है। 2 नहीं लूंगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। डायगोनल जितना बढ़ेगा उतना ही a बढ़ेगा, जितना ये कम होगा उतना ही a कम होगा। समझ गया? 100 से 119 हो गया, बराबर a स्क्वायर। a बराबर क्या हो जाएगा? दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो गया 10, और 19 किसका स्क्वायर होता है? डिक्रीज है ना, सॉरी यार, इस जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने के चक्कर में ना डिक्रीज हुआ 19%, तो ये 100 था तो 19% डिक्रीज हो गया, तो ये अपने आप का कितना हो गया? 81 हो गया, 81। तो ये क्या हो गया? 9, पहले 10 था अब 9 बन चुका है, तो एक कितने पे हुआ? 10 पे कम हो गया a के बराबर। तो a बराबर क्या होता है? d होता है, क्योंकि वहां से हमने निकाला था। तो ये 10% हो रहा है, तो 10 हो गया इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 108 सॉल्व हो गया। जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो 0.5x पे करके देख लेना यार, क्योंकि आज इस लेक्चर को खत्म कराना बहुत जरूरी है। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 109, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 120%। द रेडियो ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 120% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 40%। पॉज करना जरा। मनीष पॉज करना। आ जाओ भाई। दौड़ती हुई भागती हुई तेज ट्रेन में चढ़ रहे हो तो झेलना तो पड़ेगा ही थोड़े बहुत जर्क्स। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 120% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 40%। सिलेंडर देखो होता क्या है, सिलेंडर का क्या यहाँ पे इमेज दिया हुआ है? दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। मान लो ये एक स्क्वायर है, ये एक सिलेंडर है, ये देख लिया। इसमें ये होता है आपका ये आपकी सिलेंडर हो गई, ये इसका रेडियस है r, यहां से लेकर और यहां तक। ये इसकी हाइट है आपकी, यहां से लेकर यहां तक। समझ गए? अब इसमें कितनी चीजें आएंगी वो उसका वॉल्यूम है, और उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। पाई यहां पर कांस्टेंट है, मैं इसको मानूंगा नहीं, कुछ बुझ भी नहीं करता हूं मैं कांस्टेंट चीजों को। वॉल्यूम किस पे आ गया? वॉल्यूम आ गया मेरे भाई आर स्क्वायर और एच पे, आर स्क्वायर और एच पे आ गया। ठीक, आप कहोगे सर ठीक है वॉल्यूम निकाल दिया, आर स्क्वायर और एच पे ये डिपेंड कर रहा है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 120%। 120% की वैल्यू क्या होती है?
मैंने आपको बताया था 120% की वैल्यू 6/5 होती है, क्योंकि 20% की वैल्यू 1/5, 120% का 6 गुना, तो 6/5 हो जाएगी। यानी कि ये चीज पहले अगर 5 थी तो अब वो 6 हो गई। आर स्क्वायर है तो ये चीज 25 थी, 36 हो गई। यहां तक समझ में आ गया भाई? आप कहोगे ठीक है सर, एकदम समझ में आ गया। एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाई, हाइट कितने से डिक्रीज कर दी गई भाई? 40% डिक्रीज कर दी गई। 40% की वैल्यू क्या होती है? और 20% की होती है 1/5, 40% की हो जाएगी 2/5। यानी पहले 5 थी तो अब वो 2 कम यानी 3 हो गई है। पहले 5 थी तो अब वो 3 हो गई है। आप कहोगे ठीक है, एकदम ये 3 हो गई है। वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 125। ये कितना हो जाएगा? यही तो होगा। आप कहोगे ठीक है सर, एकदम हो जाएगा ये। नहीं, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ये 5 था, 6 यूनिट बढ़ा तो अब ये 11 हो चुका है। और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ पे 121 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 का 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 363। यहाँ तक क्लियर हो गया? 125:363। आप कहोगे बिल्कुल। अब ये कितना बढ़ा कितना कम हुआ वो निकालने के लिए मैं इसको आसान करूंगा। क्या मैं एक साइड को अगर 100 बना लूं तो आपको नहीं लगता कि यह कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी? अगर मैं 0.8 से मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 290.4। कितना बढ़ गया? 190.4% बढ़ गया 100 पे। तो कितना परसेंट हुआ? सी हो गया इसका सही जवाब। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। सवालों की स्पीड को और तेज बढ़ाएंगे। आज हमारा जॉक्स का पिटारा भी बंद रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सवाल चलेंगे, क्योंकि आज आपका फेयरवेल है। परसेंटेज का अच्छे से फेयरवेल दो इसको, इसकी विदाई कर दो। कह दो भैया तुम इस मेरे दिमाग में घुस जाओ, मैं तुम्हें एब्जॉर्व कर लूँ, दोबारा मत आना मेरी जिंदगी में। सीधा आप सवाल आना एग्जाम में और मैं तुम्हें सॉल्व कर दूँ। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 20%। ठीक, 20% उसका रेडियस इंक्रीज कर दिया गया। आप बोलोगे ठीक है, एकदम कर दिया जाए, कोई रोकेगा नहीं। और रेडियस ऑफ बेस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इनकी 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी रेड्यूस्ड? आ जाओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि सिलेंडर होता है। अभी मैंने पढ़ा है इससे पहले वाले सवाल में। यहाँ पाई कांस्टेंट लेंगे नहीं, वॉल्यूम को सेम रखना है, यानी कि ए इंटू बी। फिर से कांस्टेंट के बराबर वाला फॉर्मूला आ गया, यानी ए बी कांस्टेंट है तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बी के। और यहाँ पे अगर कोई रेशियो है ए बी तो यहाँ पे रिवर्स रेशियो हो जाएगा, ये इधर ये इधर। ठीक, फॉर्मूला आपको याद है पहले से। 20% बढ़ा है, 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। अब क्या हो जाएगा? 5/6। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे, 25/36। इनवर्स करेंगे दोनों को, 36 इधर आ गया, 25 इधर आ गया। आप कहोगे यहाँ तक तो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कितना बढ़ा? 11 बढ़ा। कितने पर? 36 पर, क्योंकि यहाँ पहले 36 था। कितना कम करना? हाइट रिड्यूस कितना करना है ताकि वॉल्यूम सेम रहे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक समझ में आ गया भाई? आप कहोगे ठीक है, एकदम समझ में आ गया। 1100 डिवाइड बाई 36 कितनी बार जाएगा? पहले 36, पहले तो कट जाएगा ये, नीचे आ जाएगा कितना? 4 से कटेगा ना, 9 बार जाएगा ये। 4 दूना के 8, बचा 30, 7 चौक 28, 275/9, यानी कि 30, 5/9। ये हो गया इसका सही जवाब। आ जाओ सवाल नंबर कितना हो गया? अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। आपकी सारी लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है। देवियों सज्जनों, आपके स्क्रीन पर रहा सवाल नंबर 111।
यह ठीक, द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बैलून इज इन्फ्लेटेड। मान लो आपके पास ये गुब्बारा है और मेरे पास ये सिलेंडर है, ठीक, ये सिलेंडर है मेरे पास, इसमें मैं और गैस डाल दूं, यार फट ना जाना बस, ठीक है इसको रख देता हूं सही से। मान लो इसमें मैं और फूंक, उसमें तो फूंक के गैस भर ही नहीं सकता मैं, आप कहोगे सर मैं भर सकता हूं, ठीक, उसको मैं 35 सेंटीमीटर है मेरे पास, उसको मैं रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इन्फ्लेट, मान लो ये रहा मेरे पास उसका स्ट्रक्चर, मान लो पास ये है मेरे पास एक बैलून, ठीक, उसकी रेडियस है मेरे पास, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये, रेडियस है मेरे पास कितनी है 3.5 है, 3.5। एक महान आदमी आया कमेंट बॉक्स में से उठ के और बोला कि मैं इसको फुला दूंगा, मेरे जिगर में बहुत दम है और मैं इसको कितना बना दूंगा, मैं इसको बना दूंगा इतना बड़ा, और इसकी रेडियस कितनी कर दूंगा, इसकी रेडियस कर दूंगा मैं 4.9, ठीक, ये गुब्बारा था, इसमें आया उसने फूंक मारी और 4.9 इसका रेडियस कर दिया, यानी कि उसको बड़ा कर दिया। व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल बैलून, ओरिजिनल बैलून के वॉल्यूम में कितना फर्क होगा बताओ भाई। देखो स्फेयर को लिखते हैं, वॉल्यूम स्फेयर का क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, स्फेयर का यही तो होता है फॉर्मूला, 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, तो वॉल्यूम टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, आर क्यूब पे, मतलब रेडियस के क्यूब पे। रेडियस पहले कितना था 3.5 था, रेशियो में देखने की कोशिश करना, 3.5 था, रेशियो 4.9, 7 से दोनों कट जाएगा, 0.7 से अगर मैं काटूं तो ये 5 बार और ये 7 बार कटेगा, क्यूब कितना हो जाएगा 125, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, क्यूब और स्क्वायर तो आ रहा हो यार, याद ही होना चाहिए तुम्हें, ठीक। 100 से अगर 100 बना लूं तो परसेंट निकालना आसान हो जाएगा, ऐसे तो मैं माइनस करूंगा डिवाइड बाई 125, ऐसे अगर मैं निकालूंगा तो 343 माइनस 125 कितना होगा 8 1 और 2 218, 218 कितने से डिवाइड होगा 125 से, इंटू 100, 5 बार काटेगा 25, 4 बार इसको काटेगा, 5 इसको काटूंगा 40, ऐसे कर करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यार आप कहोगे कि मैं इतना क्यों करने जाऊं, मेरे पास दिमाग है, मैं गधा थोड़े ना हूं, मैं मूर्ख थोड़े ना हूं, मैंने शीशे में अपनी इमेज देख ली है, आजा भाई, ठीक, मैं इसको सीधा सीधा 100 बना लूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि इसको 100 बनाने के लिए मैं 0.8 से इसका मल्टीप्लीकेशन कर लूंगा, ये हो जाएगा कितना 100, इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा 343 को 0.8 से कैसे कर सकता हूं मैं, 340 से कर लूं, 300 कर लूं, 40 कर लूं, 3 कर लूं, सबको जोड़ दूं, 0.8 को 300 से करूंगा कितना आएगा बताना जरा, 240 आ जाएगा, फिर 40 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 8 चौका 32, 32 आ जाएगा, फिर 3 से कर लूंगा तो कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, सबको जोड़ लूंगा कितना आ जाएगा 4472 274.4, यही तो आएगा भाई। 0.8 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या आ जाएगा 270.4, तो कितना पड़ रहा है 174.4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आ जाओ, आज के आखिरी और अंतिम पड़ाव पे हम आ चुके हैं। यहां अगर आखिरी देखो भाई, द थिंग दैट एंड्स वेल मीन्स वो चीज अच्छी थी हमारे लिए। आखिरी सवाल 112 और शीट का अंतिम सवाल आपके परसेंटेज का रहा ये, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 119%, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 119%, तो अब उसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना डिक्रीज होना चाहिए, आप बताओ भाई कितना डिक्रीज होना चाहिए। वॉल्यूम जो है पहले 100 था,
अब 100 से बढ़कर 119.7 हो गया है। पॉइंट हटा लूंगा मैं, यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा, 119 और 7 आ जाएगा। आप कहोगे सर ठीक है, इतना तो बिल्कुल एग्जैक्टली आना ही चाहिए। ठीक, बदला है, इंक्रीज हुआ है, यानी कि इस पे इतना बढ़ा है, तो कितना हो गया ये 100 था, इतना बढ़ गया है, तो ये 219 हो गया। भाई 100 चीज अपने आप में थी, उसमें 100% और बढ़ी, यानी 200 हो गई, 19.7% और बढ़ी, यानी 219.7 हो गई। अब देखो डेसिमल हटा लूंगा मैं, यहाँ 302197। ठीक, यहां तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत है? वॉल्यूम का स्फेयर में फॉर्मूला क्या होता है? अभी पढ़ा बताया मैंने कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इतना कांस्टेंट है, मतलब मैं लूंगा नहीं आर क्यूब, तो v निकालने के लिए इसका मैं यहां से क्यूब रूट ले लूंगा दोनों का। आप कहोगे बिल्कुल ले लोगे, क्योंकि वहां आर क्यूब है और यहाँ v चेंज हो रहा है, तो r निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? r निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? वॉल्यूम का क्यूब रूट ले लूंगा, क्योंकि वॉल्यूम निकालना होता तो मैं r को क्यूब कर लेता। ये होता है 10 का क्यूब, ये होता है 13 का क्यूब, r आ गया मेरा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, थोड़ा सा ये सवाल आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको सिर्फ इसको फॉर्मूले पे रखते जाना है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया अगर कितना चेंज हो रहा है, 100 अगर था पहले, तो 13 का 169 हो गया, यानी कि 69% बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। चलिए ठीक है, परसेंटेज की आपकी शीट यहाँ खत्म होती है। आज से आपको परसेंटेज कोई दुख नहीं देगा, परसेंटेज को लेकिन भूलना नहीं है, सवाल को लगाते रहना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट 50%, प्रैक्टिस 50% इज मस्ट टू क्वालिफाई इन एग्जाम। चलिए, हमारी एनसीईआरटी की बाइलिंगुअल सीरीज को ज्वाइन करने के लिए नोटबुक आईएएस के साथ जुड़िए। हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, नीचे घंटी दी है उसको बजा दीजिए, ताकि हमारी जब वीडियो आए तो आपको आवाहन कर सके यूट्यूब की, आ जाओ भाई। आपके टीचर्स आ चुके हैं आपको पढ़ाने,